चलो दोस्तों, अब है हमारा कंसेप्ट नंबर 13। वो क्या है? बाई प्रोडक्ट, जिसको हम वर्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है सर, ये क्या होता है? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, हमने जॉइंट कॉस्ट लगाया, प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए। ठीक है, सपोज जॉइंट कॉस्ट है 10 लाख। सही है। कौन कौन सा प्रोडक्ट के लिए लगाया? प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए। ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स है जिनके लिए हमने ये जॉइंट कॉस्ट लगाया 10 लाख। हुआ क्या, हमने 3 प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट लगाया था, तो कोई 4th प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, डी भी कोई प्रोडक्ट निकल के आ गया। इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट या वर्स प्रोडक्ट। तो ये हमारा, इसके लिए हमने कोई कॉस्ट नहीं लगाया था, ये खुद ब खुद निकल के आ गया। इन तीनों के लिए हमने कॉस्ट लगाया था, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो कोई 4th प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट, वर्स प्रोडक्ट। ठीक है सर, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट और वर्स प्रोडक्ट के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे फिर, इस बाई प्रोडक्ट का? अगर हमें इस बाई प्रोडक्ट का, देखिए, अगर हमें इस बाई प्रोडक्ट का कुछ मिलता है, हम इसका एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर हमें इसका कुछ मिलता है इस बाई प्रोडक्ट को सेल आउट करने से, ठीक है, तो हम इस बाई, सपोज हमें 10,000 मिल गए इस बाई प्रोडक्ट का, ठीक है, कुछ अगर हमें इसको एनआरवी मिलता है, एनआरवी कैलकुलेट करके, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल जॉइंट कॉस्ट लगाया था, टोटल जॉइंट कॉस्ट लगाया था, जो हमने 10 लाख लगाए थे, उससे माइनस करेंगे इस बाई प्रोडक्ट के एनआरवी, जितना हमें मिला 10,000। तो हमारा नेट जो टोटल जॉइंट कॉस्ट लगेगा, कितना लगेगा? 9,90,000। बात खत्म। इस 9,90,000 को फिर हम एलोकेट करेंगे किसमें? प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट सी में, इन द सेल्स रेशियो जो हमने पढ़ा जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन में। सही है। तो बाई प्रोडक्ट क्या करेंगे हम? उसका एनआरवी देखेंगे, उसको टोटल जॉइंट कॉस्ट से लेस करेंगे टू गेट नेट जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, टोटल जॉइंट कॉस्ट लेस करेंगे एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट टू गेट, हमें क्या मिलेगा? नेट जॉइंट कॉस्ट। जो अभी हमें मिला 9, ये है नेट जॉइंट कॉस्ट, ये है नेट जॉइंट कॉस्ट। ये इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट जॉइंट कॉस्ट। फिर उस नेट जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। ठीक है, आ जाए बाई प्रोडक्ट पे, नोट्स पे। इफ एनी बाई प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्शन अलॉन्ग विद मेन प्रोडक्ट्स, जो हमारे थे ए बी सी, in that case NRV of such byproduct shall be computed. NRV देखेंगे and will be deducted from joint cost to get net joint cost before making allocation over finished goods, and there is no separate accounting for byproducts. Net joint cost किसके बराबर है? टोटल joint cost माइनस NRV of byproduct। जैसे हमने लिया था 10 लाख माइनस 10,000, हमारा निकल के आएगा नेट जॉइंट कॉस्ट। अब इसी नेट जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे ओवर मल्टीपल, ओवर आउटपुट्स इन सेल्स रेशियो एट सेपरेट पॉइंट, जो हमने किया है। सही है सर, सही है। चलिए अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 14 पे। कंसेप्ट नंबर 14, वैल्यूएशन ऑफ कंट्रैक्ट सेल यूनिट्स।
वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है 10,000 यूनिट्स का, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका एट द रेट 2 मिनट के लिए हमने प्राइस जो डिसाइड किया है 200 किया है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स हमारे क्लोजिंग डेट पे इसमें से कुछ यूनिट्स है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक में कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स, तो इनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है किसी से कि मुझे भैया 10,000 यूनिट्स दे दो, इतना कॉस्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स हमारे बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट पे इसमें कुछ यूनिट्स है, तो इनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो क्या है। इफ एनी यूनिट इन क्लोजिंग स्टॉक्स आर हेल्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेल देन वैल्यूएशन ऑफ सच स्टॉक शुड बी मेड एज अंडर, क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स जितने हैं उनका देखेंगे कॉस्ट और उनका देखेंगे NRV, whichever is lower। कॉस्ट तो दिया होगा, NRV भी दिया होगा, या अगर NRV कैलकुलेट करना होगा इन कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स का, इसको कहते हैं NRV स्पेसिफिक। हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, ये जो क्वेश्चन में दिया होगा, सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स, उसमें से लेस करेंगे अभी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या लगेगा उनमें कि हम वो सेल कर सकते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा? उनका NRV। फिर कॉस्ट और NRV को कंपेयर करेंगे, इस कॉस्ट और NRV को कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स, हमारा निकल गया NRV स्पेसिफिक। ठीक है सर, ठीक है। चलो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ विजया लिमिटेड वन बाई प्रोडक्ट BP इमर्जेस। बाई प्रोडक्ट को क्या हमें करना होता है? उसका जो NRV निकलता है उसको जॉइंट कॉस्ट से माइनस करना होता है टू गेट नेट जॉइंट कॉस्ट। फिर उस नेट जॉइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना होता है। ठीक है सर, ठीक है। बिसाइड्स टू मेन प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा है मेन प्रोडक्ट? MP1 एंड MP2। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज हियर अंडर। ठीक है सर, ठीक है। आइटम्स, यूनिट्स, रॉ मटेरियल, यूनिट्स, आउटपुट, क्लोजिंग स्टॉक, सही है। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना है? 15,000 यूनिट्स, अमाउंट है 1,60,000। MP1 यूनिट्स कितने हैं? 6250, तो इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। इसके क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 800। वेजेस कितने हैं? 82,000। MP2 यूनिट इज 5,000, 200 क्लोजिंग स्टॉक में है। फिक्स्ड ओवरहेड क्या है? 58,000, वेरिएबल ओवरहेड है 40,000। BP बाई प्रोडक्ट कितने हैं? 1600 यूनिट्स। ठीक है। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1, ये देखो सेलिंग प्राइस आ गया, ये है सेलिंग प्राइस 80, 50 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस क्या आएगा? सेल वैल्यू पर यूनिट है। बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड है 25 है। देखो बाई प्रोडक्ट किस पे हम सेल कर रहे हैं? 25 पे, जो उससे आएगा उसको माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट से। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट पे 5,000 प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट जो है वो तो NRV में इंक्लूड होगा। सही है, जो हम बेचेंगे NRV में इंक्लूड होगा, तो इसको नहीं लेना पड़ेगा। आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 4,000, देखो जो हमने बाई प्रोडक्ट NRV किया, जिसका जो सोल्ड किया हमने, जब हमने वो सोल्ड किया उसको अलग से चार्जेस लगे 4,000 पैकिंग चार्जेस में, तो ये जो हमें उसका NRV आएगा उसका उससे माइनस करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस 4,000 एंड पैकिंग चार्जेस भी है 6,000, ये ले लो, तो 10,000 उससे बाई प्रोडक्ट के NRV से लेस होगा। 6,000 वाज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप से भी हमें क्या मिला? 6,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2 एज ऑन 31st March
हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है 800 एंड 200। सही है। सबसे पहले क्या देखेंगे अब जॉइंट कॉस्ट कितना लगा, फिर माइनस करेंगे एनआरवी फ्रॉम बाई प्रोडक्ट, तो हमें निकलेगा नेट जॉइंट कॉस्ट, फिर उसको एलोकेट करेंगे। देखो आ जाओ सोल्यूशन पे, सर सही है। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट। सही है। देखो रॉ मटेरियल हमें दिया है 1,60,000, ये है 1,60,000 का रॉ मटेरियल। 1,60,000 रॉ मटेरियल। वेजेस भी दिए हैं 82,000, ये है वेजेस 82,000। वेरिएबल ओवरहेड भी दिया है 40,000, ये है वेरिएबल ओवरहेड 40,000। फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया है 58,000, ये है 50। तो ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। कितना आ गया जॉइंट कॉस्ट? जॉइंट कॉस्ट हमारा आ गया 3,40,000। अब इस जॉइंट कॉस्ट से हम माइनस क्या करेंगे एनआरवी या बाई प्रोडक्ट। सही है सर, सही है। अब देखो बाई प्रोडक्ट से हमें क्या मिला, देखो एनआरवी या बाई प्रोडक्ट कितने यूनिट्स है 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। ठीक है, माइनस 4,000 ये चार्जेस जो लगे इसको प्रोसेसिंग चार्जेस, और ये 6,000 जो इसको लगे पैकिंग चार्जेस, ये तो माइनस करेंगे ना। तो 1600 इंटू 25 कितना होता है 40,000। 40,000 से 10,000 माइनस हो जाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ गया 30,000। तो ये इस कॉस्ट से माइनस हो जाएगा टू गेट नेट जॉइंट कॉस्ट। सही है। और फिर क्या दिया है सेकंड, सेल ऑफ स्क्रैप से भी हमें मिला है जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स है। ठीक है, कितना मिला है उससे 6,000। तो ये हमारा आ गया नेट जॉइंट कॉस्ट। अब इस जॉइंट कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे MP1 एंड MP2 में। ठीक है, नोट क्या है, वी हैव इग्नोर्ड 5,000 जो हमें प्रॉफिट दिखाया था ऑन बाई प्रोडक्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट, ये तो उसमें इंक्लूड होगा। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सही है सर, सही है। देखो MP1 कितने यूनिट्स हैं 6250, सेलिंग प्राइस क्या है ये है 80 इंटू 80, तो कितना आ गया हमारा इसका सेल वैल्यू 5 lakhs। MP2 5,000, क्या है सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस 50, कितना 2,50,000। तो टोटल सेल वैल्यू क्या आया हमारा 7,50,000 और टोटल कॉस्ट ये है। अब हम कैसे इसको एलोकेट करेंगे, टोटल कॉस्ट 304,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे ये 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 5 lakhs, तो हमें निकल के आएगा इसका जॉइंट कॉस्ट जो रहेगा ये। सही है सर, सही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2, अब ये लाएंगे 2,50,000। ठीक है, 340 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 250, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा 101,333। तो टोटल आ गया हमारा 304,000। ठीक है, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है वैल्यू करना है। तो हम क्या करेंगे, जो MP1 का कॉस्ट है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके ये है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हमें क्या निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट, उसको किससे मल्टीप्लाई पे करेंगे जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स है, तो हमें निकल के आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो ये इसका कॉस्ट है, ये कॉस्ट है इसका MP1 का,
इसको डिवाइड बाय किया नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो इंटू 800 जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया MP1 का 25941। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP2, इसका कॉस्ट ये है, इसको डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से जो 5000 है, वो आ गया कॉस्ट पर यूनिट इंटू 200 इज इक्वल टू 4053। सही है सर, सही है। अब टफ तो नहीं है? नहीं सर। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर 31। सही है सर, सही है। इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as an expense in the period in which they are incurred. सही है। Provide example of such costs as per AS2 valuation of inventories. कौन कौन से कॉस्ट हम एक्सक्लूड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, गो डाउन रेंट, एबनॉर्मल लॉस, ETC। क्वेश्चन नंबर 5 नोट्स में देखो और एग्जांपल्स है। सही है सर, सही है। ये देखो क्वेश्चन 32, 33, 34, 35 होमवर्क। सही है सर, सही है। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पर्टिकुलर्स kg रुपीज, ठीक है सही। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये है ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू है 25,000। रॉ मटेरियल्स 1100, इधर ही पता चलती है एट द रेट ऑफ 10 है। परचेज कितना किया है हमने? 10,000। लेबर इतना, ओवर फिक्स्ड ओवरहेड इतना, पर्टिकुलर्स kg। सेल्स कितने किए हैं? 10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? 900। फिनिश्ड गुड्स का कितना है? 1200। सही है। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 kg। एक्सपेक्टेड, of the finished good. Due to fall in market demand, the sales price of the finished good was 20 rupees per kg and replacement cost of raw material was 9.50. You are required to calculate the closing stock as on that date. अगर हम फिनिश्ड गुड को NRV पे रिकॉर्ड करेंगे तो रॉ मटेरियल को भी हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और NRV पे वैल्यू करना होगा। सही है सर, सही है। चलिए पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम देखेंगे कितनी है। सही है सर, सही है। देखो रॉ मटेरियल्स कितने कंज्यूम हो गए, दिया है 1,02,000। वो कैसे? देखो ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 1100 यूनिट्स, ये है, प्लस 10,000 यूनिट्स जो सेल किए हैं, माइनस 9,000 यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये है। तो हमें क्या निकल के आ गया? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। सही है सर, सही है। इंटू 10 पर यूनिट, ये यहाँ पे ये पता चलता है इंटू 10 पर यूनिट। वो किसके बराबर होता है? 1100 प्लस 10,000 माइनस क्लोजिंग 900, 10,200 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हमारा आ गया 1,02,000 रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किए हैं। सही है। लेबर हमको दिया है 76,500, ये है 76,500। फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हैं 5,100। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम कैसे एलोकेट करेंगे? नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी हायर होगा उससे डिवाइड करेंगे। 75,000 को किससे डिवाइड करेंगे हम? ये देखो, ये हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दी है 15,000 kg।
अब हम एक्चुअल देखेंगे कितनी आई है, ठीक है। तो एक्चुअल हम कैसे देखेंगे, आ जाए इधर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे जो ओपनिंग में था, तो हमें क्या निकल के आएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो वो प्रोडक्शन कितनी हुई है 10,200 यूनिट्स। अब फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करेंगे हम, 75,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। हायर क्या है 15,000, तो इसको डिवाइडेड बाय करेंगे हम 15,000। सही है। हमें क्या निकल के आएगी, रिकवरी रेट, वो कितना हमें आता है 5 पर यूनिट। ठीक है सर। तो फिक्सड ओवरहेड्स कितने आ गए हमारे 51,000। 75,000 डिवाइडेड बाई 1,500 पर यूनिट इंटू करेंगे 10,200, 5 इंटू 10,200, और कितना आ गया हमारा 51,000 आ गया हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन ये है, वो कैसे निकल के आ गई, ऐसे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने हैं 1200 यूनिट्स। ठीक है, ये देखो कॉस्ट फिनिश्ड गुड्स ये है, क्लोजिंग स्टॉक 1200 यूनिट्स। कॉस्ट कितना है टोटल, टोटल कॉस्ट हमारा निकलता है 2,29,500। ठीक है सर, ठीक है। तो जो कॉस्ट है टोटल, इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन 10,200 मल्टीप्लाई किसे करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से। इससे निकलेगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक में 1200 यूनिट्स है, तो हमारा कितना निकल के आता है क्लोजिंग स्टॉक 27,000। ये है कॉस्ट इसका। अब क्या देखना है एनआरवी कितना है, तो एनआरवी 1200 यूनिट्स और ये दिया है हमारा 20 पर केजी क्वेश्चन में, इसको इनटू किया तो हमें निकल के आ गया 24,000। अब क्या लेंगे विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है 24,000। देखो फिनिश्ड गुड वैल्यू हो गए एनआरवी पे, इसका मतलब क्या है लॉस में जा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल अब किस पे हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और एनआरवी ऑफ नॉ मटेरियल विच एवर इज लो। देखो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स हैव बीन वैल्यूड एट एनआरवी। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी देखेगा, कितना है रॉ मटेरियल का क्लोज स्टॉक 900, ये है 900 यूनिट्स इंटू 10, ये देखो रॉ मटेरियल्स इंटू 10 कितना आया 90,000, ये आ गया कॉस्ट। अब एनआरवी दिया है देखो 9.50 मार्केट में जो भी है, 900 यूनिट्स इंटू 9.5 पर यूनिट, वो कितना निकल के आता है 8,550 विच एवर इज लोअर। ये यहाँ पे गलत हुआ है, ये है 900 इंटू 10, ये 9,000 है 90 नहीं है, इसको करेक्ट करो यहाँ पे, दिस इज 9,000 नॉट 90,000। ठीक है 9,000 और 8,550 विच एवर इज लोअर। सही है सर, सही है। आ जाए नेक्स्ट, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या है, टोटल यूनिट्स कितने हैं 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में टोटल यूनिट्स है, इसमें कंट्रैक्ट सेल्स यूनिट कितने हैं 6,000। तो कंट्रैक्ट सेल्स यूनिट में हम क्या देखेंगे कॉस्ट और कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, उस पर वैल्यू करेंगे। नॉर्मल यूनिट्स हमारे कितने हैं 4,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट क्या है 150, कंट्रैक्ट सेलिंग प्राइस क्या है 200, मार्केट प्राइस क्या है एनआरवी
90, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सही है, इजी है। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 37, वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स किस पे करते हैं, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। 150 इसका कॉस्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स कितने हैं, 6000 यूनिट्स इंटू 150, ये आ गया कॉस्ट 9 लाख। कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस क्या है, ये है 200, 6000 इंटू 200 12 लैक्स, तो लोअर क्या है 9 लैक्स पे रिकॉर्ड होंगे, बात खत्म। नॉर्मल यूनिट्स पे आ जाओ, वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट 150 है, 6 लैक्स, एनआरवी ये है 90, 4090, 360 विच एवर इज लोअर, क्या है लोअर 360, और टोटल क्लोजिंग स्टॉक क्या है, दिस प्लस दिस 1260। अब देखें 60 कॉस्ट है, 360 एनआरवी है, कितना लॉस हो रहा है 240, वैल्यूएशन लॉस। द कंपनी शुड प्रोवाइड फॉर 240 ड्यू टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, सही है। अब ये भी लिख सकते हैं द कंपनी शुड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर 240 ड्यू टू डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, सही है सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 38, Gajana Limited manufactures garments and fancy terry towels. Has valued at the year end its closing stock of inventories of finished goods, for which firm contracts have been received and goods are packed for export. पैक हुए हैं, but the ownership of which has not been transferred. अभी ownership transfer नहीं हुई है। अभी owner कौन है, गगनजन, गजाना लिमिटेड, टू द फॉरेनर बायर एट रियलाइजेबल वैल्यू, इसने किस पे रिकॉर्ड किया है, एट रियलाइजेबल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड द एक्सपोर्ट कैश इंटेंसिव्स गिवन। देखो कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स किस पे हम करते हैं वैल्यू, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। अभी तो ये इसने रियलाइजेबल वैल्यू पे जो है गुड्स को रिकॉर्ड किया है, जबकि अभी गुड्स डिलीवर हुए ही नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई ही नहीं है, तो जो वैल्यूएशन है वो इनकरेक्ट है एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड इनकम्स, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2, valuation of stock under contract sale units should be made at cost or contract price whichever is lower. We cannot book the realizable value of goods until goods are actually sold and delivered to customer as a matter of prudence. In the given case, company has valued its stock at realizable value which is held for export under some contracts. It clearly indicates that company has booked profit on sale even goods are pending for delivery yet. Conclusion क्या है? The company has not followed the rule of prudence. The valuation specified goods is incorrect. सही है सर, सही है।